एक युवा इंसान अगर हिमालय पर पहुंच जाए तो वो हिमालय के ऊपर खड़ा होकर बर्फीली हवाओं का सामना कर सकता है। यदि वो समुद्र के पास चला जाए तो समुद्र की लहरों का रुख मोड़ सकता है। यदि उसने अपनी युवावस्था को सही दिशा में लगा दिया हो और उसने अपने यौवन के इस समय का उपयोग सही कार्यों में शुरू कर दिया हो, उसने अपने दिल की आवाज़ को सुना हो और अपने लक्ष्य का निर्धारण करके उसको प्राप्त किया हो। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नरेश मीर और आपने लॉगिन किया है यूट्यूब चैनल बी गुड। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं उस प्रोग्राम में जिसका नाम है वॉक एंड टॉक विद नरेश मीर। दोस्तों, आज हम उपस्थित हुए हैं एक ऐसी ही शख्सियत से मिलने के लिए जो युवा है, कामयाब है। उन्होंने अपने दिल की आवाज़ को सुना और उस आवाज़ को सुनकर ऐसी कामयाबी हासिल की जो आज इंस्पिरेशन है कई लोगों के लिए। हमारे देश के जाने माने बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, साथ ही साथ एक अच्छे समाज सेवी हैं और युवा शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम उन्हें यूथ आइकॉन कहते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ उपस्थित हैं एक जाने माने बिजनेसमैन, उत्थान फाउंडेशन के फाउंडर हैं। खाजूवाला उनकी जन्मभूमि है और इन दिनों बीकानेर में रहकर अपने बिजनेस को देश विदेश में आगे बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश के एक कामयाब युवा मिस्टर गोविंद भादु की। गोविंद जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बी गुड चैनल पे। नमस्कार। मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज आपने मुझे यहाँ का समय दिया और मैंने देखा है आपका चैनल बहुत ही अच्छे से आप काम कर रहे हैं, एक लोगों को अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बिल्कुल सर, और काफ़ी दिनों से हमारी इच्छा थी कि गोविंद जी से हम बात करें और आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। गोविंद जी, हम बात शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके बिज़नेस की जो शुरुआत आपने कैसे की और कहाँ से आपकी शुरुआत हुई है? ऐसा है कि हमारे लिए कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था। एक सिंपल मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं और यहीं बीकानेर के खाजूवाला कस्बे से यहीं मैंने अपनी एजुकेशन पूरी की। तो उस समय दिमाग में एक टारगेट था कि खुद का बिज़नेस करना है, लेकिन पता नहीं था कि बिज़नेस क्या होता है। किसी दुकान को देखा तो लगा कि ये बिज़नेस है। अच्छा। किसी डिस्ट्रीब्यूटर को देखा, एजेंसी को देखा तो लगा ये बिज़नेस है। तो बिज़नेस की जो ABCD थी वो मुझे पता नहीं थी, लेकिन एक टारगेट था कि बिज़नेस करना है, उसी से हम अपनी जो फ्रीडम है उसको हासिल कर सकते हैं। तो बिज़नेस की जर्नी हमने स्टार्ट की बहुत ही छोटे से लेवल पे, जो भी काम समझ में आया वो करते गए। ये है सन 2000 की बात, जहाँ से मैं और मेरे जो ब्रदर हैं, भाई हैं, 2 भाई हैं, उन्होंने साथ मिलके ही बिज़नेस को स्टार्ट किया और हमने सोचा कि सीखते हैं क्या होता है बिज़नेस और आगे उसको करेंगे। फिर जो भी काम समझ में आया उसको करते गए। लेकिन जब किसी काम को किया तो लगा कि यार इसमें तो, किसी दुकान को स्टार्ट किया हमने तो लगा कि इसमें तो वही सुबह 8 बजे जाओ आप और रात को 9 बजे तक उसी चक्कर में चलते रहते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रीडम चाहिए हमें नहीं मिल पाएगी। उसको छोड़ा, कुछ सप्लाई का किया, फिर दूसरा, तीसरा, इस तरह बहुत सारे काम किए। एक किसी में कुछ हासिल हुआ तो किसी बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट थे। उसके बाद में मेरे दोस्तों के साथ में मिलके हमने कुछ बड़े लेवल पे कंपनी स्टार्ट की। वो साल भर तक चला पाए तो फिर ना तो साथ में दोस्त रहे और ना ही कंपनी। अच्छा। दोनों ही चला गया जी। क्योंकि जब हम दोस्तों के साथ में करते हैं तो बहुत सारे इमोशन जो हमारे आपस में ब्रेक होते हैं, इसलिए वो सक्सेस नहीं रहा। फिर से वापस जीरो पे आ गए। अब कुछ कर्जा भी था साथ में, जिम्मेदारियां भी थी। फिर कुछ नया स्टार्ट करने का सोचा, लेकिन टारगेट वही था। अच्छा। कि हमें बिजनेस ही करना है। कुछ लोगों ने समझाया, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, कि बिजनेस ऐसे नहीं होता है। अच्छा। नौकरी कर लो, 15,000 तो आएंगे। लेकिन मन में एक टारगेट था कि खुद का ही करना है, फ्रीडम हासिल करनी है, जिससे हम जो हमारे सपने हैं उनको पूरा कर सकें। सीखते गए, बहुत सी रुकावटें आई बीच में, आगे नए रास्ते बनाते गए। जो धंधा समझ में आया, सप्लाई का भी कर लिया, परचून का भी कर लिया, होलसेल का भी कर लिया, प्रिंटिंग का भी कर लिया। जितने भी काम थे वो करते गए और इस तरह करते करते हमें जो आज हम करंट बिजनेस कर रहे हैं, यूनिलाइफ हेल्थ इक्विपमेंट का होलसेल का बिजनेस है, वो रास्ता मिला हमें आज से 10 साल पहले, बहुत सारी तकलीफों के बाद में। और आज उसको हम पिछले 10 साल से हमारे फैमिली मेम्बर हैं, जो भी ब्रदर हैं, उनके साथ में मिलकर इस बिज़नेस को कर रहे हैं।
और उससे जो सपने हमने सोचे थे उनको काफ़ी अचीव किया है। तो गोविंद जी, हर मिडिल क्लास फैमिली का जब कोई लड़का पढ़ लिख कर कॉलेज से बाहर आता है तो फैमिली की यही इच्छा होती है कि वो नौकरी लग जाए, और आपने जैसा बताया कि आपकी इच्छा थी बिज़नेस करने की, आपने वहाँ पर फोकस रखा। तो कैसे आपने उस सामाजिक परिवेश के साथ साथ, उस सामाजिक प्रेशर के साथ साथ अपना बिज़नेस आगे रखने की कोशिश की? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कि हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो सामाजिक प्रेशर रहता है। जी। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे मेरे बारे में, उसके हिसाब से अपने सपनों को बदल देते हैं। लेकिन अगर हमारा सपना और टारगेट अगर मजबूत है और उस पर हमें पूरा विश्वास है, उस सपने पे और हमारे खुद पे, तो ही हम इस चुनौती को पार कर पाते हैं। उसके साथ में उसमें सबसे बड़ा सहयोग रहा हमारी फैमिली का, और जो हमारी टीम है, हमारी भाइयों की टीम, उसका बड़ा सहयोग रहा। हमने उसको मिलजुल के उसके बारे में उसको विजुलाइज करके उस सपने को जिंदा रखा कि हमें ये अचीव करना है। तो उसके साथ में जो पारिवारिक चुनौतियां आई, जो संघर्ष का समय था, फाइनेंशियल क्राइसिस था, तो उसको भी हमने पार कर लिया, उसकी चिंता नहीं की। हमने सोचा कि ये टाइम है वो कुछ टाइम में गुजर जाएगा और हमारा भी एक अच्छा टाइम आएगा, उसको सोच के हम लगे रहे। जी सर, आपने बताया कि आपने इस बिज़नेस से पहले 10-11 बिज़नेस और किए थे, तो जो इतनी सारी फेलियर्स आपने देखी, तो कभी आप निराश हुए और आपको ऐसा लगा कि यार अब बस छोड़ देना चाहिए और जैसे दुनिया चाहती है वैसा कर लेना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल टाइम होता है कि जब हम कुछ कर रहे हैं और एकदम जीरो पे आ जाते हैं, और जब चारों तरफ से एक प्रेशर होता है, हर किसी को लगता है कि ये जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, गलत है। एक समय ऐसा आता है कि आपके परिवार को, आपके आसपास के दोस्तों को भी लगने लगता है कि ये चीज़ जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है। उस समय एक भावनात्मक प्रेशर आता है खुद पे, लेकिन उस समय भी हमें जो हमारा ड्रीम था उस पर विश्वास था कि हम उसको हासिल कर लेंगे। बहुत बार लगा कि जो हम कर रहे हैं शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके दूसरे पल ही ये ख्याल आया कि करना तो यही है, चाहे हो या नहीं हो, दूसरा कुछ नहीं करना। चाहे कैसा भी हो, कम हो ज़्यादा हो, यही करना है, दूसरे रास्ते पे नहीं जाना। इसलिए हम उसी ड्रीम से, अपने लक्ष्य से प्रेरणा लेकर आगे चलते रहे कि हाँ, थोड़ा समय लगेगा, देर है अंधेर नहीं, और करते रहे। तो गोविंद जी, जब कोई युवा बिजनेस करने की सोचता है, जैसे कि आपने बिजनेस शुरू किया, तो आपको कोई अनुभव भी नहीं था और आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं था, तो कितनी मुश्किलें आपके सामने उस समय आई और उन मुश्किलों में कैसे आपने अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखा? जब हमने बिज़नेस करने की सोची तो हमारे पास में आज की तरह कोई मार्गदर्शक भी नहीं था जो हमें रास्ता दिखा सके कि आपको ये करना है या ये नहीं करना। दूसरा, पूंजी की भी बहुत बड़ी समस्या होती है बिजनेस के लिए। बहुत सारे संसाधन, मार्केट का अनुभव, और मार्केट में जहाँ इतना कंपटीशन है वहाँ पे टिक पाना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो उस समय हमने सोचा कि हम सीखते हैं। हमारा जो लक्ष्य पे विश्वास था और उसके साथ में एक सीखने का था कि हम करेंगे और उससे सीखेंगे, हमारी गलतियों से सीखेंगे, दूसरों ने जो अच्छा किया उनके अनुभव से सीखेंगे और उसी से हम आगे करते जाएंगे। तो ये जो सारी मुश्किलें थी, उसी आत्मविश्वास के कारण हमने पार कर ली और हम उस लक्ष्य पे आगे बढ़ते गए। मुश्किलें आज भी कम नहीं हुई हैं, जैसे जैसे थोड़ा टाइम चेंज हो गया, लेकिन आज बेसिक लेवल की मुश्किलें नहीं हैं। आज हम कर रहे हैं, आज नई चुनौतियां आ रही हैं, उसको पार करना है और आगे बढ़ना है। उस समय बहुत ही बेसिक लेवल की जो चुनौतियां थी, स्ट्रगल करना कि जीवित कैसे रहें उस बिजनेस में, उस दौर में, वो चुनौतियां हमने उसे सीखने से और अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन से पार कर लें। अच्छा गोविंद जी, जो युवा बिजनेस करते हैं और जब उनके सामने ऐसी मुश्किलें आती है तो आप तो डटे रहे, लेकिन कुछ लोग मैदान छोड़ देते हैं, तो उन्हें क्या कमी महसूस होती होगी? आपको क्या लगता है कि वो क्यों ऐसा कर देते हैं, क्यों वो निराश हो जाते हैं? उनमें जो कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास की जो है कमी रहती है, उसके लिए आपको एक अच्छा माहौल चाहिए, सीखने की ललक चाहिए। अगर आप सीख के करते हैं तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता जाता है। आप ये अगर सोच लें कि मैं सीख के करूँगा, तो दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे आप कर नहीं सकते। किसी काम को अगर लगातार सीखने के नज़रिए से किया जाए तो आप किसी भी काम में कामयाब हो सकते हैं। तो आज के युवाओं में उसी पैसेंस की कमी नज़र आती है। अगर हम पैसेंस रखें और लगातार सीखते रहें तो किसी भी काम को करना मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। तो कुछ आपके भी रोल मॉडल्स रहे होंगे आपके स्ट्रगल के दिनों में और अभी भी होंगे, जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा हो? जी, इसमें
मेरे सीखने के सबसे बढ़िया जरिया रहा बुक्स। मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। क्या बात। जो भी अच्छी सक्सेसफुल लोगों की मोटिवेशनल बुक्स हैं उसको मैं लगातार पढ़ता हूँ और आज 20 सालों से पढ़ रहा हूँ। मेरे पास अपने घर में कम से कम 150 से 200 बुक्स की लाइब्रेरी है। तो मेरा डेली की ये नियम रहता है कि मैं आधा घंटा बुक्स जरूर पढ़ूंगा, क्या बात। जो मेरे आत्मविश्वास को, मेरे मन को, मेरे विचारों को एक खुराक प्रदान करती है और जिसमें मैं उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता हूँ। और उसके साथ में जब हम बाहर देखते हैं ऐसे लोग जिन्होंने बहुत ही स्ट्रगल में कामयाबी हासिल की है, तो जैसे बात करूं मैं रतन टाटा, अजीम प्रेम जी, ये मेरे लिए रोल मॉडल हैं। उसके बाद में हम बात करें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आज हमारे देश की सबसे बड़ी कुर्सी पे आसीन है। जब हम उनके व्यक्तित्व को देखते हैं तो वो सुबह 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक लगातार एक एनर्जी से काम करते हैं। उनका कर्म करने का ये जो व्यक्तित्व है वो हमें प्रेरणा देता है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि आप कर्म करते रहिए। तो कर्म योग जो है वो बहुत बड़ी चीज है। इस कर्म करने के सिद्धांत ने भी मुझे प्रेरणा दी, बुक्स ने भी प्रेरणा दी। आपको बताया मैंने कुछ बिजनेसमैन, उनसे भी हमें प्रेरणा मिली। उसके साथ में एक सही जीवन शैली, हम जैसे नशे से, इस तरह की जो लत है उनसे दूर रहें, अच्छे विचारों से खुद को घेर के रखें, अच्छे लोगों से घेर के रखें, तो हमारे मन को, हमारे विचारों को एक नई ऊर्जा मिलती रहती है। और विचार ही वस्तु हैं। हमारे जैसे विचार होंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। क्या। इसलिए उन विचारों को जिंदा रखना, उनको नए नए अच्छे विचार देते रहना और बुरी चीज़ों से दूर रहना कामयाबी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि विचार आपके सकारात्मक होने चाहिए, लेकिन आजकल आपको नहीं लगता कि यूथ के सामने बहुत सारे अट्रैक्शंस आते हैं तो वो अपने करियर पे या अपने टारगेट पे फोकस नहीं कर पाते हैं? तो किस तरह से यूथ को आपने कैसे किया अपने लक्ष्य पे फोकस, और दूसरों को भी कैसे करना चाहिए? बिल्कुल कैसे उस पर फोकस करें वो? बिल्कुल आपने कहा अट्रैक्शन, मैं कहूँगा डिस्ट्रैक्शन। अच्छा। आज के टाइम में सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है वो है मीडिया, जिसमें नकारात्मक चीजें भरी रहती हैं। जब हम सुबह न्यूज चालू करेंगे तो उसमें यहाँ हत्या हो गया, यहाँ आतंकवाद, ये सब बीमारी, सब कुछ मीडिया में नकारात्मक चलता है। और जो नकारात्मक विचार हमारे दिल में या दिमाग में भरते हैं वो हमें निराशावाद की ओर ले जाते हैं, निराशा से भर देते हैं। तो जब हमारे मन में निराशा भरी होगी तो कुछ काम करने का उत्साह और आशा कहाँ से आएगी? तो हमें सबसे पहले तो इस नकारात्मक जो मीडिया है इससे दूर रहना चाहिए। खबर पढ़नी है तो आप न्यूज़ 15 मिनट भी पढ़ेंगे तो आप संसार से जुड़ जाएंगे कि क्या है। दिन भर 24 घंटे न्यूज़ देखने से हमें बचना चाहिए। उसके साथ में मोबाइल में जो सोशल मीडिया है उसका बहुत ज़्यादा उपयोग करना, उसके अंदर उसका सदुपयोग करना चाहिए हमें, उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। अगर हम उसका सदुपयोग करेंगे तो आज मोबाइल के थ्रू और ऑनलाइन भी आज हमारे पास में इतनी अपॉर्चुनिटी है कि आज का युवा चाहे तो उससे कहाँ से कहीं भी पहुंच सकता है, वो अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। और उसको अपने विचारों को तो अच्छी दिशा में मोड़ना ही पड़ेगा। अगर उसको एकाग्रता चाहिए, उस अट्रैक्शन से, बैड अट्रैक्शन से बचना है तो अच्छी तरफ अपने दिमाग को लगाना पड़ेगा। इसमें कॉन्शियसली उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा कि ठीक है मेरा लक्ष्य है, वहाँ तक पहुँचना है, तो उसमें ये चीज़ें मेरे को हेल्प दे रही हैं और ये मेरे को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो जो नुकसान पहुंचा रही है उनसे बचना पड़ेगा और जो अच्छी चीज़ें हैं उनके साथ में जुड़ना पड़ेगा। अच्छा साहित्य, अच्छे लोग, अच्छे यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे चैनल्स मौजूद हैं, आप उनको देखिए। जैसे आपका चैनल है बी गुड, जिस पे इतनी अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, वहाँ से भी आप अच्छे लोगों के इंटरव्यू करते हैं और उनसे लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो वो भी युवा पीढ़ी देखे तो अपने जीवन में इम्प्रूवमेंट ला। गोविंद जी, आपने कहा कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोग पहले जो आपको कहते थे कि कुछ नहीं कर पाएंगे, अब वो कहते हैं कि गोविंद जी सक्सेसफुल हो गए हैं। लेकिन गोविंद जी की नज़रों में असली सक्सेस क्या है? आप किसे कामयाबी मानते हैं? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि अगर हमें पता नहीं है कि कामयाबी है क्या जी, तो हासिल क्या करेंगे हम जी। बहुत से लोग हैं जो बहुत सारा पैसा कमा लिया उसको कामयाबी मानते हैं। कोई गैंगस्टर है, उसकी अपनी कामयाबी की परिभाषा है। कोई कुछ काम कर रहा है, उसकी अपनी हर फील्ड में अलग अलग कामयाबी की परिभाषा है। तो मुझे लगता है कि अगर हमें कामयाब होना है तो एक बैलेंस लाइफ होनी चाहिए। लाइफ के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसमें हम कामयाब हों या किसी को भी प्रेरणा दे सकें। जैसे हम बात करें परिवार, सेल्फ डेवलपमेंट, फिटनेस जी, और पैसा और आपकी सोशल लाइफ, इतने सब कुछ कि अगर आप अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं और बहुत पैसा कमा रहे हैं तो आपके परिवार की नज़र में वो कामयाबी नहीं है। आप बहुत बड़े कामयाब होंगे
लेकिन आपके परिवार को उससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, सिर्फ पैसा आ रहा है, उससे कुछ नहीं है। आप अपने बच्चे को समय नहीं दे पा रहे हैं, वाइफ को समय नहीं दे पा रहे हैं, माँ बाप को समय नहीं दे पा रहे हैं। तो वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है कि वो जो आपका कीमती टाइम है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे पास में होती है वो है समय। तो वो हम अपने परिवार को दे पाएँ, उनके साथ एंजॉय कर पाएँ, तो ये भी एक कामयाबी का एक पहलू है। दूसरा, हम बात करें फिटनेस, अगर हमने हेल्थ खो दी और पैसा कमा लिया तो उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया। बहुत से लोग पैसा कमाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, पूरे जीवन भर तनाव में जीते हैं और उनको इतनी सारी बीमारियां हो जाती है कि वो पैसा सारा उसी बीमारियों में चला जाता है, तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपकी हेल्थ, इनर हेल्थ, आउटर हेल्थ दोनों मेंटेन रहनी चाहिए। क्या बात, कि आप फिट उस पैसे को एंजॉय कर सकें, अपनी कामयाबी को एंजॉय कर सकें। उसके साथ में इनर हेल्थ का हम बात करें तो वो है कि आपके जो विचार चल रहे हैं वो सकारात्मक हों, आप एक अच्छा माहौल क्रिएट कर पाएं। उसके बहुत से जरिए हैं, जैसे मेडिटेशन है, अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छे माहौल में रहना वो। और आउटर हेल्थ में हम बात ही करते हैं जैसे योगा, वॉकिंग, दौड़ना, बहुत सारी अच्छा खान पान, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में हम बात करें तो वो है पैसा, आपका अपना कैरियर, क्योंकि उससे सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। अगर आपका कैरियर नहीं होगा, आप उसमें एक अच्छे मुकाम पे नहीं होंगे तो इन सारी चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। वो भी आज के टाइम में बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हम एक चीज़ और बात करें, वो आती है सोशल लाइफ। समाज को क्या दिया आपने, क्योंकि समाज से इतना कुछ ले रहे हैं आप कहीं भी पहुंचे तो उसमें समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जब आप सक्षम बन जाते हैं कुछ करने के, तो क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं आप। हम ये सोच लें कि मेरे देने से क्या होगा, तो ऐसे नहीं होता है। जो भी हम कर पाएं, माना अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। क्या बात है। तो जो भी हम कर पाएं अपने लेवल से, अपनी तरफ से जो वो हमें समाज में कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। चाहे हम किसी को प्रेरणा दे पाएं, चाहे किसी की कोई हेल्प कर पाएं, चाहे किसी को मार्गदर्शन दे पाएं। तो ये जो सारी चीजें हैं, 4-5 जो लाइफ के एस्पेक्ट हैं, इनको जब हम पूरा करते हैं और एक बैलेंस लाइफ जीते हैं, वो ही मेरी नज़र में कामयाबी है। जी, और आपने कहा कि सामाजिक योगदान भी किसी इंसान का होना चाहिए, और आपने जो उत्थान फाउंडेशन की नींव लगाई है, तो इस उत्थान फाउंडेशन में क्या क्या कार्य होते हैं और आपको कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिली उत्थान फाउंडेशन की? जी, हम देखते हैं कि आज जब हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो बिल गेट्स ने अपनी आधे से ज़्यादा संपत्ति जो है अपनी गेट्स फाउंडेशन में दान कर दी, जो बहुत सारे बीमारियों की रोकथाम के लिए अपने इंडिया में भी काम कर रहा है। और जितने भी बड़े कामयाब लोग होते हैं वो उदार होते हैं। चाहे हम वारेन बफे की बात करें, अजीम प्रेम जी की बात करें, रतन टाटा की बात करें, सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और उसी से वो बड़े बनते हैं। ठीक है, आज हमारा लेवल नहीं है, हम एक छोटे लेवल पे कुछ कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे भी हमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो उसी से मेरे को प्रेरणा मिली कि जो हमारा एरिया है, जहाँ से हमें बहुत कुछ मिला है, वहाँ पे हम कुछ कर पाएँ, जितना हमसे हो कुछ कर पाएँ। इसी को सोचकर हमने हमारे जो मित्र हैं अशोक जी, उनके साथ में मिलकर इस उत्थान फाउंडेशन की स्थापना की और लोगों को प्रेरित कर सकें आगे बढ़ने के लिए, उनके जीवन में कुछ आत्मविश्वास पैदा कर सकें, उनका उत्थान कर सकें। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखे हमने उत्थान फाउंडेशन की स्थापना की। उसमें हम आज जी खाजूवाला में इसको हम कर रहे हैं, अभी यहीं पे इसी लेवल पे स्टार्ट किया है। उसमें हम बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं अलग अलग तरह के, जैसे डांस कंपटीशन है छोटे बच्चों का, कि उनका जो स्टेज का फियर है वो दूर होता है, एक आत्मविश्वास बनता है और वो आत्मविश्वास उन्हें अपने आने वाले लाइफ में बहुत काम करेगा, बहुत काम देता है। और हो सकता है उसी आत्मविश्वास से, उसी मोटिवेशन से वो कुछ जीवन में कर जाएं तो हमारा जो किया हुआ कार्य है वो सफल माना जाएगा। उसी के साथ हमने किया रफ़ी नाइट, जो संगीत के शौकीन हैं, योगा कैंप भी हम करते हैं, वृक्षारोपण, इस तरह के बहुत से कार्यक्रम कर रहे हैं। एक छोटी शुरुआत की है कि हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो समाज में। इसी आपकी हॉबीज़ क्या क्या है? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कि हॉबीज़ हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं जी, इसलिए हॉबी का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं अगर मेरी हॉबीज़ की बात करूं तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है बुक्स पढ़ना, उसके साथ में गार्डनिंग, पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा शौक है मेरे को। बिल्कुल, हम ये जहाँ अभी शूट कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को भी मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार ये फार्म हाउस है जो आपने बहुत ही प्यार से इसे बनाया है। बिल्कुल, और उसके साथ में घूमना, अच्छी अच्छी नई जगह एक्सप्लोर करना, उनको देखना और नए लोगों से मिलना, इस तरह की कुछ मेरी हॉबीज़ हैं, इंटरेस्ट है।
तो आपको खाने में क्या पसंद है, जो स्पेशल आपकी डिश कोई? बिल्कुल, खाने में थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद है। अच्छा। फुल वेजिटेरियन। बिल्कुल। और फिल्में देखते हैं आप? जी। कौन सी फिल्म, पुरानी फिल्में आपको पसंद है या नई फिल्में देखते हैं? पुरानी और आज के टाइम में हम बात करें तो अजय देवगन, क्या? अक्षय कुमार, और पुराने में बात करूं तो मैं मनोज कुमार, अरे वाह, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मनोज कुमार की हम बात करते हैं, उपकार फिल्म आई थी, वो बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। बिल्कुल। उसके बाद की धरती सोना। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद में अभी जो केसरी और ये अच्छी फिल्में आ रही फिल्म आ रही हैं, है। अजय देवगन की फिल्म। स्पोर्ट्स में कैसी रुचि है आपकी? स्पोर्ट्स में आजकल तो कम ही इंटरेस्ट ले पाते हैं, लेकिन पहले जो मुझे क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक था। अच्छा। और अब तो इतनी सारी जो मैं हॉबीज़ बताई उसी को ही पूरा करते हैं, स्पोर्ट्स में कम ही रुचि ले पाते हैं। बिल्कुल। और मैंने देखा आपको कुछ बाइक्स का भी शौक है? जी जी, बाइक्स का भी शौक है। अच्छा, और फैमिली के बारे में बताइए गोविंद जी, कुछ अपनी परिवार के बारे में, फैमिली के बारे में। जी, अभी जो हमने बातें की कि लाइफ में कामयाबी होनी चाहिए या कामयाबी क्या है, तो उसमें फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज मैं यहाँ से इसी मन से भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी फैमिली है वो बहुत ही सपोर्टिव रही है। बिल्कुल मीडियम सिंपल बैकग्राउंड है। उसके बाद में जो बिज़नेस को भी हमने आगे पहुँचाया, तो उसमें हमारे जो भाई हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। उसमें हमने एक टीम वर्क की तरह काम किया, उसमें मेरा अकेले का नहीं रहा है बिज़नेस में। क्या नाम क्या भाइयों के? मेरे एक भाई हैं राकेश, जो दिल्ली रहते हैं, वहाँ का ऑफिस संभालते हैं, और दूसरे हैं गौतम जी। जो राकेश है वो माउंटेनियरिंग का भी शौक रखते हैं। अच्छा। और बहुत बड़ी बड़ी जो चोटियाँ उन्होंने फतेह की है, लगातार वो उसमें टाइम देते हैं और बिज़नेस को वो बहुत अच्छे से संभालते हैं। तो हम लोग टीम की तरह काम करते हैं। उसके बाद में माँ बाप का एक विशेष रोल होता है, बैकग्राउंड होता है, तो उन्होंने भी हमें प्रेरणा दी है। उसके बाद में वाइफ, बच्चे, पूरी फैमिली का कंट्रीब्यूशन है आगे बढ़ने में, और वो भी हमारे जो सक्सेस है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या बात है। तो गोविंद जी, बहुत अच्छी बातें आपसे आज हमने की, और वाकई में हमें लगा कि इंसान को अपने करियर के साथ साथ अपने परिवार को और अपने समाज के, देश के प्रति उसकी जो जिम्मेदारी है उसका अगर वो निर्वहन करता है, तो तभी वो सही मायनों में एक कामयाब इंसान कहा जाता है, जो कि आप हैं। और आपसे बहुत सारी प्रेरणा मुझे मिली है इस वक्त, और जो भी ये वीडियो देखेगा, जो भी ये इंटरव्यू देखेगा, उसे आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। नहीं, बहुत इंस्पिरेशन बातें आपने बताई। बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच हमारे साथ इतनी सारी बातें करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू।